वरना वरना व्यापारी कभी रुपया अपने घर में नहीं रखता है, वो रोल करता है क्योंकि रोल पर ही उसकी आमदनी है। या हर पार्टी, हर ब्यूरोक्रेट्स का रुपया उनके पास रखा रहता है जो ज़रूरत के समय काम आता है, और दो ही साइड में पैसा जाता है। आज तक किसी ने कहा है कंस्ट्रक्शन और लैंड, इसी दो। नमस्कार, स्वागत है आपका मिनट बॉक्स की चुनावी यात्रा जनता जी में। और आज हम हैं मिर्ज़ापुर ज़िले में। मिर्ज़ापुर ज़िले में जानते हैं लोगों से कि क्या इनकी राय है और इनके लिए क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में। आपका नाम? सोनू गुप्ता। जी, क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में आपके लिए? अहम मुद्दे क्या हैं? अहम मुद्दा बस यही है कि महंगाई है और बेरोजगारी भी है। यही मेन मुद्दा है, बाकी कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी, जी। और इस बार आप मिर्ज़ापुर में बीते 5 सालों में क्या विकास के कार्य हुए हैं? विकास बहुत हुआ है। विकास यहाँ की सड़कें बहुत बढ़िया हो गई हैं, हाईवे बहुत बढ़िया है, बिजली 24 घंटा है। बिजली 24 घंटा है, जहाँ दिन भर में 12-14 घंटा लाइट आती थी और कब चली जाए कुछ कहा नहीं जा सकता था। आज दिन भर 24 घंटा लाइट है। आपको मौजूदा मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल कैसा लगा है? कार्यकाल बहुत बढ़िया है। क्या बढ़िया लगा उसमें आपको? बढ़िया ये है कि आप आज रोड पे बहू बेटियां सुरक्षित निकल रही हैं। गुंडा माफिया सब जेल में है, कोई वसूली कोई वो नहीं है। आपका नाम? सर अविनाश कुमार। क्या करते हैं सर आप? हैं? क्या करते हैं? सर हम LIC एजेंट हैं, डाकघर का भी काम करते हैं, पढ़ाते भी हैं। जी। तो 2-3 काम करते हैं आप? हाँ, 2-3 काम है हमारा। तो कब निकलते हैं घर से और कितने बजे घुसते हैं घर में? 7 बजे सुबह निकल जाते हैं हम लोग। जी। और कितने बजे घर में घुसते हैं रात को? 9 बजे तक। तो तीनों काम हो जाते हैं 9 बजे? 10 बजे तक है तो 9 बजे तक तो टाइम से घर से पहुँच जाते हैं। तो मतलब तीनों काम हो जाते हैं 9 बजे? हाँ, एकदम सब मैनेज हो जाता है। तो बड़ा हैक्टिक लाइफ हो गई होगी आपकी। जी। 3 काम कर रहे हैं? भाई काम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? घर भी तो चलाना है ना। ये तो है। और आपको कोई सरकारी योजना का लाभ मिला है? जी नहीं, सरकारी मिला नहीं, आपने लिया नहीं? नहीं, हम लोग देखिए सामान्य श्रेणी में आते हैं, अभी तक तो कुछ मिला नहीं था। राशन मिल रहा है, बस ये जानते हैं। तो राशन मिला? हाँ, राशन कार्ड बना हुआ है, इसलिए राशन मिल रहा है। आपके लिए कौन से अहम मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? मुद्दे यहाँ सब जो थी वो तो ख़त्म ही हो गई एक तरह से। बस सड़क की प्रॉब्लम थी, वो भी खत्म हो गया। सड़क सब जगह बनी गया है। बिजली की प्रॉब्लम थी, बिजली ऑलरेडी आ ही रही है। और जो योगी सरकार है अभी थी जो, वो भी सब अच्छा काम ही कही है, कहीं से कोई नहीं है, सब पब्लिक खुश हैं। अच्छा, आपको कौन से काम है जो बेहतरीन लगे एकदम योगी जी के? इनका बहुत अच्छा काम प्रशासन कर रहा है। आज कहीं भी चले जाइए सब सुनवाई होती है, ये आप समझिए। जो अधिकारी नहीं सुनते थे वो भी सुन रहे हैं। गुंडागर्दी खत्म हो गई? वो तो ख़त्म ही हो गया। कोई करके भी दिखा दे इनके शासन में, कोई गुंडागर्दी करके दिखा दे, उसको रिजल्ट मिल जाएगा खुद ही खुद। आपका नाम? गौरव शर्मा। क्या करते हैं गुरु? मैं क्या करते हो? हम सेल्समैन हैं। सेल्समैन है? किस चीज़ के? कपड़े के। तो आपके लिए कौन से अहम मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? हमारे लिए मुद्दे ये हैं कि ये विकास हो रहा है यहाँ पर, हर जगह रोड बन रहे हैं, बिजली आ रहे हैं, लाइट बिजली का कम हो गया है, यूनिट कम हो गया है, हर चीज़ का सुविधा मिल रहा है, फ्री में राशन मिल रहा है हर महीने। मिर्ज़ापुर में क्या बीते 5 सालों में कैसा कार्य हुआ है? बहुत अच्छा हुआ है। हाँ वकील साहब। हर चीज़ का व्यवस्था हो गया। लाइट हमेशा आती है, 24 घंटा आता है। 10-15 मिनट के लिए जा रहा है लाइट। अब अखिलेश यादव के राज में लाइट ड्रॉप नहीं करती थी, 12 बजे जाए 4 बजे आए। रत्नाकर मिश्रा जी का कैसा लगा आपका कार्यकाल? हम देखिए उनका नहीं बता सकते, अनुप्रिया पटेल का बता सकते हैं। वो अपने वो तो आपके यहाँ की सांसद है ना? हाँ, वो उनका कार्यकाल बहुत अच्छा। मैं विधायक जी का पूछ रहा हूँ। विधायक जी का देखिए तो भाई अब जगह जगह पे ये अभी कौन सा मेडिकल कॉलेज बना, वहाँ योगदान दिए अपना। मेडिकल कॉलेज कहाँ बना है? आपका नाम सर? हाँ बना है ना, एक मिनट। पता पे। आपका नाम? संत श्रीवास्तव। क्या करते हैं सर आप? इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ की? मतलब सरकारी विभाग में? जी जी। अच्छा, हाँ जी सर। आपके लिए अहम मुद्दे क्या होंगे इस बार चुनाव में? मुद्दा यही है
कि शहर की सड़कें सही होनी चाहिए। ये देखिए ये सड़कें काफ़ी पुराना, ये सब पुरानी धरोहर को तोड़ा जा रहा है। ये देखिए, अब यही मैं साधारण सी चीज़ दिखा रहा हूँ ना, जैसा आप ऐसे हो वो देखें, वहाँ पे फोकस करिए। इधर आ जाइए भैया, सामने ये मुद्दा है, बेसिक मुद्दा, अहम मुद्दा ये है। बाइक जा रहा है। बिल्कुल है। शहर की सड़कें वैसे ही हैं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। अच्छा, मिर्ज़ापुर का एक प्रसिद्ध मंदिर है विंध्याचल मंदिर, और उसका नवीनीकरण हो रहा है, तो आप जी नवीनीकरण नहीं, कॉरिडोर बनाया जा रहा है। हाँ जी, तो वही नवीनीकरण एक तरीके से बनाया जा रहा है, जैसे कि काशी विश्वनाथ बना है जी कॉरिडोर। नहीं, अच्छा है जी, बढ़िया है। तो आप इसके पक्ष में हैं कि नहीं, इसके पक्ष में हूँ। हाँ, बहुत अच्छा कार्य हो रहा। हाँ, मंदिर थोड़ा बृहद होगा, विराट होएगा। अच्छा, पहले क्या समस्या थी उस मंदिर में? पहले बहुत कंजस्टेड हुआ करता था, इवन इतना कंजस्टेड कई बार भगदड़ मचे हैं। अब वहाँ पे काफ़ी लोग घायल भी भये हैं। तो अगर चौड़ी हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, सड़कें चौड़ी हो जाएंगी तो अच्छा रहेगा। हम ही लोग जाते हैं, आप जैसे हम लोग सभी लोग जाते हैं वहाँ दर्शन करने। अच्छा, और अच्छा, आपको जो यहाँ के विधायक है, मौजूदा विधायक रत्नाकर मिश्रा जी जी, उनका कार्यकाल कैसा लगा? एक्चुअली मिश्रा जी ने शहर पे कोई फोकस नहीं किया। जो कभी विंध्याचल के रहने वाले हैं ना, 6-7 किलोमीटर दूर है। जी, नहीं, वो डिस्टेंस की बात, डिस्टेंस कोई मिर्ज़ापुर विंध्याचल कोई अलग नहीं है। एक बार बता रहा हूँ नहीं, उन्होंने कभी फोकस नहीं किया अपने शहर में, कभी फोकस नहीं किया। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, एज ए रिप्रेजेंटेटिव उनको सोचना चाहिए था। वो वैसे ही का वैसे ही रह गया। 5 साल बीत गए, वैसे ही का वैसे ही रह गया। अच्छा, यहाँ पे आपकी नज़र में कौन सा ऐसा विधायक था जिसने अच्छा काम करा है मिर्ज़ापुर में? नहीं, अभी तो वही है, रत्नाकर जी है। अभी तो रत्नाकर जी हैं। मैं कह रहा हूँ कि हाँ, पहले मिर्ज़ापुर में हमारे ज़माने में तो 20 साल की बात जनाब, हमारे ज़माने में तो कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, जिन्होंने काफ़ी विकास कार्य किए हैं। ये पक्का पुल है, कांग्रेस की देन है। अस्पताल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, कांग्रेस की देन है। तमाम ऐसे मेजर इश्यूज़ हैं जो कांग्रेस ने किया। उसके बाद तो क्षेत्रीय पार्टी आती गई और फिर उन्होंने बस अपनी मनमानी की, है ना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और, मिर्ज़ापुर में जो नौजवान हैं वो ज़्यादातर किस बिजनेस से जुड़े होते हैं? यहाँ पे कोई रोज़गार नहीं भाई साहब, यही तो दुर्भाग्य है हमारे मिर्ज़ापुर का कि बेरोज़गार यही है कि शाम को हम लोग इकट्ठा होते हैं, चाय की दुकान पे गपशप होती है। यही है मिर्ज़ापुर। उसको बेरोजगारी थोड़ी ना कहेंगे, यही बेरोज़गार। क्या? इसको बेरोजगारी थोड़ी ना कहेंगे कि शाम को सब अपने काम से खाली होके आ रहा है ना, इसको बेरोजगारी थोड़ी ना कहते हैं। जैसे कि मिर्ज़ापुर में एक कालीन का काम होता है, एक लाल पत्थर का भी काम होता है यहाँ पे। तो मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ पे जो ये मोटा मोटी व्यवसाय हैं, इन व्यवसाय से कितना लोगों का घर चल जाता है और कितने परिवार जुड़े होंगे लमसम? देखिए, अभी तत्कालीन गवर्नमेंट ने तो पत्थर खनन में काफ़ी रोक लगाया था, है ना। और मायावती जी गवर्नमेंट थी तो उस समय काफ़ी क्रशर प्लांट लगे, काफ़ी मतलब कि मजदूर उससे जुड़े, सबकी रोजी रोटी चल रही थी। लेकिन इस समय बेरोजगारी भी बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा, पत्थर से वो सिर्फ हाथी बनवाई है। अच्छा, हाथी बनवाई है। अम्बेडकर मायावती के शासन में घोटाला भी तो हुआ। मिर्ज़ापुर से पत्थर गया राजस्थान, राजस्थान से लखनऊ गया। ये कोई बात नहीं है कि ढुलाई का, भाड़ा का, खर्चा का, हर चीज़ उन्होंने घोटाले में दिखा दिया है। ये गलत तरीका है ना। मिर्ज़ापुर का पत्थर है, नाम दिया गया राजस्थान का आया है। अच्छा, मिर्ज़ापुर का पत्थर तो उन्होंने अपने पार्क में लगाया। ये हकीकत है, चाहे तो आप पता कर लीजिएगा इसके बारे में। एक्चुअली वो नक्काशी के लिए गया था राजस्थान में। जी, नक्काशी के लिए गया था। हाँ, तो भाड़ा और वो सब दिखाया गया। कट के राजस्थान भेजा गया, वहाँ पे हाथी को बनाने के लिए। वो कहीं विदेश में नहीं लगा, देश में ही लगा। मायावती जी का पहला शासन बहुत अच्छा था, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जब सर्व समाज ले ली तो खिचड़ी बन गई पूरी। इसमें एक मिनट बाबा जी का, आपका नाम? मैं बात कहना चाहूँगा कि परिवर्तन होते रहना चाहिए, विपक्ष को भी स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि एक गवर्नमेंट, इंडिविजुअल गवर्नमेंट की मोनोपोली न चले। इस बार उत्तर प्रदेश में आपको क्या लग रहा है, क्या रहेगा रिजल्ट? शायद बदलाव हो सकता है। बदलाव हो सकता है। मैं भी। आपका नाम हाजा? नहीं, आपका नाम? शिशिर कुमार श्रीवास्तव। क्या करते हैं? हम अपना स्वयं में काम करते हैं जी, अपना स्वयं में काम करते हैं, बिजनेस अपने करते हैं। बिजनेस करते हैं। जी सर, तो कैसा चल रहा है काम धंधा? ठीक चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। हाँ। अच्छा,
जब से ये लगा है नाइट कर्फ्यू लगा है, उस नाइट कर्फ्यू से कितना प्रभाव पड़ा है काम में? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। क्या प्रभाव क्या पड़ेगा? रात को 10 बजे बंद होता है, जब सब दुकानें बंद हो जाती हैं, सुबह 5-6 बजे खुल रहा है, तो उसमें कौन सा प्रभाव पड़ेगा? कौन सा प्रभाव आप ही बताइए। मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अब राइड में जो घूमने वाले होंगे उनको प्रभाव पड़ा होगा। के लिए प्रभाव पड़ा है। अब हम लोग तो काम धंधे वाले हैं, अपना काम किए 9-10 बजे तक जो अंदर हो रहा है। प्रिकॉशन के तौर पे लगाया गया है कि रात में कम गैदरिंग होए, कम से कम कोरोना कम से कम फैले, है ना, इसलिए लगाया गया। इसका कोई वो नहीं है, मतलब नहीं बड़ा पूछ रहा हूँ। अच्छा, इससे फायदा के अलावा नुकसान नहीं है ना। अच्छा, कोरोना काल जब था यहाँ पे, वो तो पूरे विश्व में ही था, भारत में भी था, क्या स्थिति थी मिर्ज़ापुर की? ठीक थी, यहाँ पर कोई विशेष नहीं था। बहुत ज़्यादा कितनी हुई थी? क्या नहीं, बहुत ज़्यादा कोई डेट नहीं हुआ था। प्रशासन ने कैसा काम करा था? प्रशासन ने ठीक काम किया था। ठीक काम करा। हाँ, कोई गलत काम आप नहीं। क्या करें? आपका नाम? संजय कुमार श्रीवास्तव। जी, क्या कह रहे थे आप, बताइए। मैं ये कह रहा था कि लॉकडाउन में कोई ऐसा वो नहीं हुआ है यहाँ पे जिला में, अपने मिर्ज़ापुर में। और बाकी जिलों का मैं नहीं बता सकता। मेरे यहाँ पे नियमतः लोग उसका पालन किए, जो आपके सामने सुरक्षित देखने को मिल रहे हैं। नहीं कि जितने लोग लगाए हुए लोगों ने, ये बहुत अच्छा है। नहीं, जितने लोग हम लोग मेंबर हैं, वो एक पीरियड का कोरोना, दूसरे पीरियड का कोरोना, ये तीसरे में हम लोगों ने प्रवेश कर रखा है। तो ये हर एक व्यक्ति की ये मानसिकता होनी चाहिए कि अपने को बचा के रखे। और ये एक वायरस है जो कि एयर में है, किसको कब जाके ग्रसित कर दे उसका कोई वो नहीं है। तो अच्छा, विपक्ष का यह कहना है कि जैसे ही भाजपा चुनाव हारने लगती है तो कोरोना को उन्हें एक नया बहाना मिल गया है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात कोरोना का नहीं। बहाना जो है पूरे वर्ल्ड में चल रहा है ना। चुनाव इंडिया में है, लेकिन कोरोना विपक्ष का का कहना है। जो कोरोना का काल जो पूरे इंडिया के बाहर भी चल रहा है। तो बाहर तो चुनाव नहीं ना है, वहाँ क्यों चल रहा है? ये भी एक तो मुद्दा बनाइए आप। नहीं है ना दिल्ली में। जी, आप क्या कह रहे थे? ये तो वैश्विक मुद्दा है। ये इंडिविजुअल इंडिया में कोरोना नहीं फैल रहा है, सब जगह फैल रहा है कोरोना। आप चुनाव है नहीं, दिल्ली में तो चुनाव है नहीं, वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है वहाँ पे, तो वहाँ तो चुनाव है नहीं। ये सिर्फ कहने की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। करती है, बहुत अच्छा करती है। जी, आपने कल की न्यूज़ सुनी होगी जी, जो मौर्य साहब हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, उन्होंने भाजपा छोड़ के समाजवादी पार्टी में आ गए हैं जी। तो इस पे क्या कहेंगे? वो तो 5 साल के लिए सिर्फ पार्टियां बदलते रहते हैं। नहीं तो वो तो पहले भाजपा से भी छोड़ के आए थे भाजपा में। आपका नाम? आप सपा में। हमारा नाम है द्वारिका चौरसिया। क्या कहेंगे? ऐसा है कि वो इसलिए आए हैं कि जो ओबीसी जो है, जो नीचे जात के लोग हैं, वो जो है उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने अपना प्रस्ताव जीतने के बाद चुनाव पार्टी छोड़ के, उन्होंने बहन जी की पार्टी छोड़ करके जब गए तो उनका कोई सुनवाई नहीं हो रहा था। जब वो जाएं, अब उनको मजबूरन जो है उनको छोड़ना पड़ा। इस समय रोजगार नहीं है, मिडिल वर्ग बहुत परेशान है, हर लोग को नौकरी चाहिए। अच्छा, मुझे एक समझ नहीं आता। नहीं, स्वामी जिसने प्रसाद मौर्य जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने मैं सवाल तो कर लूँ। इनके बेटे 2 बार चुनाव हारे हैं, तीसरी बार ये फिर से टिकट मांग रहे थे और अपने फैमिली के 12 लोगों का टिकट मांग रहे थे, जो कि एक्सेप्ट नहीं किया गया, इसलिए इन्होंने छोड़ दिया। अच्छा, मेन जी, मुद्दा आप यही क्या है। कहेंगे? ऐसा है ना कि ये जो बात बोला जा रहा है, ये बात नहीं है। बातें जो हैं, जो बातें हैं, वो बातें केवल यही है कि वो मतलब पिछड़े वर्ग का कोई विकास ही नहीं हुआ। चाहे जो भी नीचे वर्ग के थे उनका कोई विकास, मिडिल वर्ग इतना परेशान है, सामान महंगाई इतना है, इतना सामान ओबीसी है, ओबीसी उसका विकास नहीं हुआ है। नहीं, जो भी नियुक्ति हुई है वो ऊंचे जाति में हुई है, नीचे वालों को कोई छांट कर किया गया है। सब यह दल बदलू नेता है। पहले आपका नाम? राजेंद्र किसरानी। ये दल बदलू नेता है, पहले 5 साल शासन में रह के मलाई खाते हैं और उसके बाद जब आखिरी समय आता है तो ये दल बदल के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। इनकी महत्वाकांक्षा थी अपने बेटे को टिकट दिलाने की, जो कि बीजेपी ने सरकार ने नहीं माना, इसलिए ये दल बदल के सपा में चले गए अपनी तो समाजवादी पार्टी दे देगी ना टिकट? देखिए, ये आरोप भाई आरोप है। अब उनके पास जब काम नहीं करा सकें तो कुछ बहाना नहीं पा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि हमको टिकट नहीं दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। वो जब अब जनता के बीच जो भी वादा किया था, जब वादा ही नहीं हुआ उनका, तो फिर कैसे वादा था उनका? वादा ओबीसी को जो बताएं आपके मिडिल वर्ग नीचे वाले जो बिरादरी थे उनको जो है हमेशा नीचे रखा हुआ। इसमें केवल ठाकुरों की, ब्राह्मण भी नाखुश हैं उससे, और ठाकुरों का ही जो है
सुनाई होती थी। इसमें 4 विधायक थे, ये तो इसलिए परेशान हुए। यूपी चुनाव सिर्फ जातिवाद पे चल रहा है, मतलब इन कहने का मतलब यही है ना, विकास गया खत्म हो गया, जबकि मेरा कहना ये है सिर्फ विकास पे ही ये वोट दिया जाएगा। तो जातिवाद तो हर पार्टी में है। जातिवाद तो हर पार्टी में, तो जातीय देख करके ये जाति के अपने लड़ाई लड़ती है, दो की मान के चलिए 2017 के विधानसभा बताइए। चुनाव में सारी क्षेत्रीय पार्टियों आपने को देखा और सारी होगा? सिर्फ एक मिनट, सारी जातियों को उन्होंने गठजोड़ अच्छा बैठा लिया था, भाजपा ने चुनाव जीत गए। ये चुनावी पंडितों का कहना है। और इस बार वही जो पार्टियां हैं वो छोड़ के सपा में आ रही है। तो ये कहना किसी एक पार्टी को कि वो जातिवादी हो गई है, ये सही है? ये तो अवसरवादिता है, जिसको जहाँ समझ में आता है वो वहाँ पे चल जाती है पार्टियाँ। आप क्या करें? हमारा कहने का मतलब है कि सिर्फ जाति पे ही वोट दिया जाएगा, ये बताइए। जातिवाद पे वोट नहीं मिलता है। इसको तो मैं भी गलत मानता हूँ कि जातिवाद पे नहीं अभी होना मैं कहने चाहिए, वाला पर था। सच्चाई भी उत्तर प्रदेश की यही है। हाँ, तो उत्तर प्रदेश में सैनी बिरादरी लोग का भी जो कल न्यूज़ में आ रहा था, वहाँ जितने सैनी बिरादरी थे उन लोग खुद बोल रहे थे कि मैं भाजपा के साथ हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात भी उठी कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य के सपोर्ट करते हैं, तो कहे नहीं, उनका तो काम ही है दल बदलू का काम करना। आज 5 साल के लिए उसमें आए, फिर जो है वहाँ चले गए, दम घुट रहा था, इसलिए सपा में ऑक्सीजन लेने गए हैं। अभी 5 साल ऑक्सीजन लेंगे, फिर यहाँ से भी चले जाएंगे, तो नाम होगा घर वापसी किया है उन्होंने। आपका मास्क पहन लीजिए। मैं नहीं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूं मेरा नाम प्रेमनाथ तिवारी। जिस देश में जाति धर्म भाषा क्षेत्र के आधार पर चुनाव हो, वहां क्या ये सर्वे सही है? मेरे ख्याल से जिस देश में जाति धर्म भाषा के आधार पर राजनीतिक सूझबूझ वाले लोग कितने हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, उतना तो दामाद नहीं खोजा जाता है जितने अपनी जाति को वोट में दिया जाता है। हर जाति में है। बेकारी शिक्षा के आधार पर आज भी एक पार्टी कोई वोट नहीं मांगती है, वह स्वयं बीजेपी हो, सपा हो या कोई भी हो। बंगाल में भी जाइएगा तो वही स्थिति है। तो जाति धर्म भाषा के आधार पर चुनाव नहीं होता है, तमाशा होता है। तमाशा हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। यही इस देश की सच्चाई भी है और यही हर पार्टी करती भी है। क्या इसको तोड़ा नहीं जा सकता है? कोई पार्टी का प्रयास भी नहीं करती। प्रयास नहीं है, सब शॉर्टकट वे। आज के भारत में यही हमको विनाश के कागार पे लेकर चली आती है। वरना आज भी हर जाति में अंबेडकर, रमण जैसे लोग हैं। बड़े करे तो लीला होता है, छोटे करे तो कांड होता है। और हम लोगों के हर के दिल में यही है। अरे चुनाव जब जीत के जाएंगे ना, तो अपनी जाति को नहीं देखेंगे। जो कभी कभी बाप का नहीं होता, कोई किसी भाई का नहीं होता, कोई किसी बेटा का, यहाँ तक बीवी का भी नहीं होता है। उनके अंधकार वाली राहें देख लीजिएगा, गली में पीछे छिप कर देख लीजिएगा कि उनके अंधकारी राहें क्यों बीवी के भी नहीं होते हैं। हमारे आपके क्या होंगे? जितना ये दिखावा है सिर्फ इसीलिए कि टीआरपी बढ़े। और जब मीडिया जो चौथा स्तंभ न्यूट्रल होना चाहिए, वहाँ भी ये लोग एक एक पार्टी को पकड़े कि मेरा काम होता रहे। और सभी इससे भुक्तभोगी हैं। आपने मेरे यहाँ पे इतनी देर से सवाल सुने होंगे, आपको मैं लगा कि किसी पार्टी का हूँ? मैं अभी निष्पक्ष हो गई बात। कुछ ऐसे फ्रंट का बात अलग होता है। आप न हो, आप न्यूट्रल हो। लेकिन जैसे ही यह अर्थतंत्र पे जाएगा, फिर उसे जाके जुटता ही है। बिना अर्थ का एक आप पेपर नहीं निकाल सकते हैं। एक पेपर का खर्चा और आपको जो विज्ञापन मिलता है, एक दिन में ही आपका पेपर बंद हो जाएगा, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। वो आपने सही बोला सर। तो इसकी तो कीमत हमसे नहीं मांगा जाएगा। जी, मान के चलिए आपको 3 रुपये 5 रुपये का अखबार जो मिलता है, उसकी लागत 28 रुपये होती है। तो 28 रुपये में कोई खरीदेगा? बस यही फिर आ गया ना, फिर यही चीज़ आ गया कि जब हर कुछ बिकाऊ है, सिर्फ नकाब चाहिए। बोतल सिर्फ बदलता है, माल वही है। वो चाहे 47 से लेके आज तक, पहले तो कुछ ईमानदार थे भी, 72 के बाद जो गिरावट बनता आया है, आज भी हम गिरते जा रहे हैं। इसका कौन आगे बढ़कर बोलेगा? कोई नहीं बोलता है। और यदि आप ब्यूरोक्रेट से जितने नोट पकड़ाता है, जितना नोट पकड़ा है, जिसका पकड़ाया, वास्तव में वो कोई
व्यापारी नहीं था, वो हवाला कारोबारी था। वरना व्यापारी कभी रुपया अपने घर में नहीं रखता है, वो रोल करता है, क्योंकि रोल पर ही उसकी आमदनी है। या हर पार्टी, हर ब्यूरोक्रेट्स का रुपया उनके पास रखा रहता है, जो ज़रूरत के समय काम आता है। और दो ही साइड में पैसा जाता है। आज तक किसी ने कहा है कंस्ट्रक्शन और लैंड, इसी 2 रुपया तो ब्लैक मनी का सबसे बड़ा साधक है, और यह कभी नहीं बंद होगा, क्योंकि इसमें नेता का, ब्यूरोक्रेट्स का या जिसका रुपया इसमें घुस रहा है। आप बोलते जाइए, आपको सुनना अच्छा लगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं किसी का पक्ष विपक्ष नहीं किया हूँ, वरना ये दुकान बोल रहा हूँ मैं, आप बोलिए। यह दुकान लगा हुआ है, माल सब जगह एक ही मिलता है। माल यहाँ टोपियाँ बिकती हैं, कल कोई दूसरा टोपी लगाया, फिर वही आदमी जब जाएगा ना, टोपी बदल के बोलेगा भैया हम यहाँ डुबकी मारे हैं, पवित्र हो गए हैं। जैसे फिर तीसरा में जाएगा, बोलेगा अरे वहाँ तो हमको समझने में गलती हुई थी, अब के हम सही हैं। वरना राज कपूर, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, फिर वह बनाया नहीं होता, राम तेरी गंगा मैली हो गई। अच्छा चले, माफ़ कीजिएगा। आपका नाम? नहीं, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा आपको सुनना, बहुत अच्छा लगा। ओपी राजभर जी सपा को समर्थन दिए हैं, और जब ये अलग थे, बीजेपी में थे, तो इन्होंने कहा था कि सपा को जो वोट देगा अपनी माँ बहन के साथ गद्दारी करेगा। आज वो क्या बोल रहे हैं, आज सपा को समर्थन दे रहे हैं। वो जब वो बीजेपी में थे तो ऐसे वो बोलते थे। तो इन लोगों का कोई वो नहीं, दल बदल एक जगह नहीं रहते हैं कि जहाँ देखते हैं हंडा परात वहीं गाते हैं सारी रात। कोई बात नहीं। आपका नाम? सत्यनारायण जी, क्या कहेंगे आपके लिए इस चुनाव में कौन से अहम मुद्दे हैं? आपके लिए इस चुनाव में अहम मुद्दे कौन से हैं? हमारे लिए ये मुद्दा है कि सरकार टिकाऊ हो और सरकार भरोसेमंद हो। ये 5 साल जो सरकार चली है, अब मिलावट की दुनिया में खरा घी मांग रहे हैं। मिलावट की दुनिया में हर आदमी ये जो जातिगत तरीके से जाति के प्रभाव में, जाति के ओथा में बह रहा है, ये जातिगत खत्म होना चाहिए। पहली बात तो जो मिलावट है, ये मिलावट खत्म होना चाहिए। ये अच्छा और बुरे का पहचान जनता को होनी चाहिए, उस हिसाब से उसको वोटिंग करनी चाहिए। तो आपके हिसाब से कौन अच्छा है और कौन बुरा है? नहीं, अच्छा तो सभी हैं, खराब सभी हैं। राजनीति ही गंदा है, पहले बात तो। दूसरी बात, जो अच्छा कार्य किया, जो अच्छा काम किया, जनता के पीछे जनता को परेशान नहीं किया, वही अच्छा है। आपको मौजूदा सरकार पे क्या कहना होगा? मौजूदा अन्य सरकारों से ये सरकार तो हमको भला लगी। कौन से कार्य आपको अच्छे लगे? कार्य जैसे हुआ, ये बिजली का कार्य हुआ, रात भर नींद नहीं लगती थी, पूरी रात भर जागना पड़ता था, पूरी रात भर जागना पड़ता था। अब कम से कम रात में आती है पानी और पंखा। मैं यार अब बोल रहा, तू ही बोल रहा, हमारे बात तू ही बोलो भाई, विवाद हम गलत बोल रहे हो तो बताइए आप। पहले तो हमको बिजली नहीं मिलती थी, आज बिजली 24 घंटा हम पूरे शहर मिर्जापुर नगर के अंदर मिल रही है। और कार्य हाईवे वगैरह, सड़क वगैरह बने हैं, देखने में अच्छे लग रहे हैं, आदमी तेज गति से जा रहा है। और किसी सरकार ने आज तक हर किसी को गल्ला नहीं बांटा था। ये पूरे हर व्यक्ति को ना, इस सरकार पे, इस सरकार विपक्ष का ये कहना है ये सरकार बस गल्ला ही बांट रही है, महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है। महंगाई कंट्रोल आएगी, लेकिन मौसम के कारण कुछ मार पड़ जाती है। जैसे कि कुछ कार्य करने के लिए पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, तो कुछ तो कार्य करना ही पड़ेगा आपको। पैसा आए कहाँ से? जब आएगा हमारे पास पैसा, तब किसी कार्य को हम कर पाएंगे ना। तो मोदी जी का कहना है कि 2014 से अब तक टैक्स रेवेन्यू बढ़ गया है, मतलब सरकार के मान के चलिए जेब में पैसा बढ़ रहा है धीरे धीरे। हाँ, बढ़ रहा है, आज देने वाले ज़्यादा हो गए हैं, सरकार दे भी रही, सब तो पैसा आ गया ना सरकार, आ रहा, तो उसी से ना विकास हो रहा है। ये कोरोना नहीं हुआ होता तो कुछ और माहौल होता। कोरोना के माहौल में ठीक है कुछ कमियां हुई हैं,
जी जी। जिसे जनता जो जनता कह रही है, आपको क्या क्या मिलेगी वो बताइए। हमें तो अपने हिसाब से हम तो सही जा रहे हैं। हमारे हिसाब से कमियां जो भी होंगी वो जनता के हिसाब से, वो कोरोना के हिसाब से उनको कमी लगी होगी, जो इसका विरोध कर रहा होगा, इस सरकार का। हाँ, हम तो इस सरकार का समर्थन करते हैं जी। आपका नाम? मैं अतुल सिंह। आपके लिए सर इस चुनाव में अहम मुद्दे क्या होंगे? महंगाई, बेरोजगारी, कालाबाजारी, कुशासन। सरकार का तो दावा है कि हमारी सरकार में प्रशासन एकदम सख्त काम कर रहा है। किसी एक वर्ग को टारगेट करके अगर कोई काम होता है और उसको हाईलाइट किया जाए तो बात दूसरी है। कौन सा वर्ग है वो? अभी जैसे इन्होंने मुख्तार, ये वो, अतीक, ये मतलब इस तरीके की बातें बहुत दिखाई गई। क्या धनंजय सिंह नहीं दिखाई दिए? क्या सुशील सिंह नहीं दिखाई देते इसी पूर्वांचल में? जबकि मिर्ज़ापुर हमारा बहुत गंगा जमुना तहजीब से भरा हुआ है, लेकिन मिर्ज़ापुर वेब सीरीज बन जाती है ऐसे ही लोगों के कारण। तो अच्छी नहीं लगी वेब सीरीज? वेब सीरीज अच्छी नहीं लगी? वेब सीरीज पिक्चर के मामले में तो अच्छी लगी, लेकिन हकीकत तो मिर्ज़ापुर को एक दूसरे रूप में दिखा दिया गया, जबकि ऐसा मिर्ज़ापुर है नहीं। गुंडा माफिया वाला देखा गया। जबकि हमारे यहाँ हर इसी चौराहे पे हर दल के लोग मिलेंगे, एक साथ चाय पीते मिलेंगे, सुबह शाम मिलेंगे, उसमें कोई दूरा नहीं है। वो तो दिख रहा है माहौल। अच्छा, आपको मौजूदा सरकार का कार्यकाल कैसा लगा? सब बकवास रहा। तो बकवास रहा? मैं भाजपा में ही रहा हूँ और आज भी हूँ, लेकिन होल्डिंग बैनर पोस्टर को नहीं मानता, धरातल पे आना चाहिए। आप अभी बोले कि कोरोना काल 2019 में आता है। 17 से ही महंगाई बढ़ जाती है, गिट्टी, बालू, ईंटा, पत्थर सब चीज़ बढ़ जाता है। ई टेंडर के माध्यम से 2 रुपए की झाड़ू 22 रुपए में हो जाएगी। कहेंगे पारदर्शिता है। गंगा के किनारे के रहने वाले हैं, यही अमृत योजना बहने लगती है, हर घर में पानी आता था। सारी रोडें खोद देंगे, कहेंगे ये गड्ढा मुक्त है, स्मार्ट सिटी है। इसी गली में चले जाइए, सैकड़ों गड्ढे मिल जाएंगे। कहाँ है गड्ढा मुक्त? कहने और करने में बड़ा अंतर होता है जी। मोदी जी और मैं, देखिए एक चीज मैं बताऊं, चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, अगर आप समाज के अच्छे सेवक हैं, अच्छे नागरिक हैं, तो उनकी कमियों को भी गिनाइए। किसी का ताली मारने से काम नहीं होगा, चमचागिरी करने से काम नहीं होगा। कोरोना काल चल रहा था तो आपको क्या जरूरत थी भाई सेंट्रल विस्टा बनाने की? हमारे घर में हड्डी टूटा हो, टांग टूटा हो, शादी मनाएंगे, बर्थडे मनाएंगे। एक मिनट, बर्थडे मनाएंगे? आप बताइए, ये महंगाई की मार आम जनता पे पड़ी है। कृषि कानून आता है, सरसों का तेल बढ़ जाता है। कृषि कानून के पहले भी आप देख लीजिए, कभी इस तरीके की महंगाई नहीं। आवश्यक वस्तुओं में से खाने पीने की चीज निकाल, आवश्यक वस्तु सब्जी नहीं है क्या? कपड़े नहीं है क्या? जबकि मूलभूत चीजों में रोटी, कपड़ा और मकान आता है। इंसान पैदा होता है तो सबसे पहले उसको रोटी की जरूरत पड़ती है, फिर कपड़े की जरूरत पड़ती है, फिर छत की जरूरत पड़ती है, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा, शिक्षा। आप निजीकरण करेंगे? अरे भाई जब बहुत अगर करना है, निजीकरण कर रहे हैं। मुफ्त 5 किलो गल्ला बांट देने से नहीं चल जाएगा। गैस 1000 रुपये आप पहुंचा देंगे क्या? हमको समझ में नहीं आता कि क्या मोदी जी कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं, पहले अपने खर्च को कम कर लें। 66 अरब खर्च करने वाले ये पहले प्रधानमंत्री हैं। सरकार का यह कहना है कि जब से लॉकडाउन लगा है और अगर हम राशन नहीं देते तो सरकार, चलिए ये अच्छी योजना है, देश की ये अच्छी योजना है, मैं मानता हूँ अच्छी योजना है। शिक्षा को आपने निजीकरण पे क्यों ले गए? उसको अंबानी को कमाने के लिए ऑनलाइन किया। दारू की दुकान खुल सकती थी तो क्या स्कूल खुलने में क्या कौन सी
परेशानी थी। की दुकान इसलिए खुली थी कि उससे अच्छा खासा राजस्व आता है। जी 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 हाँ जी, राइट राइट। सरकारी एक मिनट यार, समझदार हूँ। सरकारी इंटेंशन नहीं था। क्या कह रहे हैं? सरकारी कर्मचारी को सैलरी कहाँ देगी? सरकार खजाना खाली रहेगा। दारू लेने जाओ तो बोल देगा जाओ। चलिए, ये अच्छी बात है। अभी कई लोगों ने कहा कि वेतन कहाँ से आएगा। अरे अगर बहुत जानकारी करनी हो तो जीएसटी का मतलब जानते हैं क्या है? सारा सेंट्रल में पैसा पहुंच जा रहा है। हमारा 28 करोड़ का, या मान लीजिए हम कहते हैं जो सरकारी आंकड़ा है 24 करोड़ का उत्तर प्रदेश है, तो हमारे यहाँ का सेल टैक्स तो उठा के ले जाते हैं। 6 करोड़ वाले गुजरात के बराबर हमको भी मिलता है। तो इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाए और बेवकूफ़ बनाना बंद कर दे सेंट्रल गवर्नमेंट। हम लोगों को सब चेहरा समझ में आने लगा। योगी जी के जितने कार्यकाल थे सब जातिवादी व्यवस्था से थे। जातिवाद तो यहाँ की हर सरकार करती है। कौन करती है? अखिलेश तो हर सरकार ने, एक मिनट, हर सरकार अगर मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, अखिलेश ने किया, मायावती ने किया, तो आपकी सरकार आई ना, 325 सीट लेके आई ना। आपने भी किया, तो आप में उनमें अंतर क्या है? हमको अंतर बता दीजिए। आपने रामराज की बात की थी। रामराज किसको बोलते हैं? जहाँ छोटे से लेके ऊपर तक के हर आदमी को सारी सुविधाएं मुहैया हो। वो तो किसी को मिला नहीं। व्यवस्थाएं इस तरीके से पहले होता था। रोजगार कहीं लगते थे तो पहले वहाँ लोकल में 60% रोजगार वहाँ के लोगों को दिया जाता था। ये पहली सरकार है जो लोकल लोगों को कहती है कि ई टेंडरिंग के माध्यम से हम भरेंगे। तो यहाँ का आदमी जाएगा गुजरात काम करने के लिए, यहाँ का आदमी जाएगा महाराष्ट्र काम करने के लिए। इस पे भी बात किया जाए। पलायन का रेशो तो यहाँ पलायन यहाँ बढ़ा है, और जबकि ये 300 सदी पहले से, यहाँ घंटाघर चले जाइए, यहाँ उजला का पुल चले जाइए, बहुत सी ऐसे स्मारक हैं जो व्यापारियों ने बनाया है। ये व्यापारी केंद्र था कभी मिर्जापुर। और अब क्या स्थिति है? स्थिति ये है, यहाँ का पीतल उद्योग उजड़ चुका है, कालीन उद्योग उजड़ चुका है, पत्थर उद्योग उजड़ चुका है। कभी एक उद्योग से तो मैं भी खुद जुड़ा हूँ। 400 आदमी को काम देता था, आज खुद बेरोजगार हूँ। कौन सा उद्योग से जुड़े थे? पत्थर उद्योग से तो मैं खुद जुड़ा हुआ था। मैं जो चीज़ जानता हूँ कि 150 रुपये कीमत होनी चाहिए थी, आज वो 1500 पहुँच गई है। यही 2017 के पहले तक 4000-5000 रुपया ट्रैक्टर बालू हुआ करता था, आज 10,000 रुपया ट्रैक्टर बालू है। क्या नदी ने पैसा मांग लिया कि पत्थर ने पैसा, पहाड़ ने पैसा मांग लिया, या आपकी व्यवस्था ने मांगा? ईमानदारी की बात तब करे सरकार जब खुद ईमानदार हो जाए। पर सरकार का तो ये दावा है कि हमने 2014 से 2000 अब तक चलिए, इस समय तो मैं नहीं लगाया हूँ। ठीक है, ठीक है। सरकार का ये दावा है कि 2014 से अब तक हमने देश की इंटरनेशनल पॉलिसीज और बॉर्डर पॉलिसीज इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी है कि हम पाकिस्तान जैसे को और चीन जैसे को आंख दिखाते हैं। अच्छी बात है, मैं नहीं कहता हूँ कि वो गलत काम है। बहुत सी योजनाएं इनकी बहुत अच्छी रही हैं, वर्ल्ड लेवल की है, लेकिन ये 1.5 अरब वाला देश है। यहाँ छोटा भी है, बड़ा भी है। चाइना, अगर ये एक तरफ बोलते हैं कि यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उस हिसाब से तो चाइना को गरीब होना चाहिए था। हमसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। आप अमेरिका की तुलना करेंगे तो अमेरिका का दायरा हम लोगों से बहुत ज़्यादा है, क्षेत्रफल में 3 गुना, ठीक है, और आबादी हमसे बहुत कम है, 5 गुना कम है। वहाँ 5G चल सकता है, लेकिन हम इतने भी आधुनिक न हो जाए कि पता चला पशु पक्षी सब गायब होते चले जाए। ये उद्योगों का देश नहीं है बिहार, ये कृषि प्रधान देश है। जब पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी 2011, मनमोहन सरकार थी उस समय। मैं किसी पीएम को गलत नहीं कहता, इनके जो IAS लोग हैं जो इनको पट्टी पढ़ाएंगे, क्योंकि ये खुद जानकार नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स, बस वो जैसे चलाएगा वैसे चल रहे। और शासक अपना दिमाग लगाता है। तो यहाँ का शासक सिर्फ एक चीज़ लगाता है, पैसा। अर्थ कहाँ से आए? सिर्फ अर्थ।
जबकि अर्थ बढ़ा है, इनकम टैक्स पे ही बढ़े हैं, डाटा बढ़ा है। एक मिनट, आपका नाम सर? संतोष उमर। आगे आगे, एक मिनट, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए जी सर। मास्क पहन लीजिए, लेकिन एक गज बनाया भाई हम झटके में आ गए थे। जी जी, शुक्रिया बताएं। जी जी जी, क्या करते हैं सर आप? मैं भी बिजनेसमैन हूँ। बताइए। आप किसी पार्टी से जुड़े हैं कि न्यूट्रल है, निष्पक्ष है? निष्पक्ष हूँ। समय के अनुसार जो है परिवर्तन समाज का नियम है जी। जो अच्छा रहता है उसको दिया जाता है, जो गंदा काम करता है उसकी बुराई भी के लिए अवहेलना भी किया जाती है। बिल्कुल ठीक। आपके लिए इस चुनाव में अहम मुद्दे क्या हैं? देखिए, अहम मुद्दा जो है वो पूरा उत्तर प्रदेश जान रहा है इस समय। अहम मुद्दा विकास का था, जो काफ़ी हद तक पूरे उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, केंद्र में जो है मोदी जी और प्रदेश में योगी जी, डबल इंजन की सरकार डबल हार्स पावर के साथ पूरे भारत का विकास कर रही है, चाहे वो किसी भी परिक्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो परिवहन के क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक नीतियों पे हो, चाहे वो रोजगार को लेके है। हर एक परिक्षेत्र में आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार अच्छा काम कर रही है, औरों से बहुत बेहतर काम कर रही है। जो 70 सालों में कांग्रेस पार्टी या अन्य हमारे समाज को, हमारे भारत के रहने वाले लोगों को नहीं दिया है, वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने, भारत मोदी की सरकार ने जो है ये 7 वर्षों में देने का कार्य किया है। ये काबिल तारीफ। अखिलेश यादव जी का तो ये कहना है ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, दोनों इंजन टकरा रहे हैं। अखिलेश जी कुछ भी कह सकते हैं। वो कभी लाल टोपी लगाते हैं, कभी जाली वाली टोपी लगाते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है तो अपने हिसाब मौसम बदल लेते हैं। तो जाली वाली टोपी पहनने में दिक्कत क्या है? दिक्कत है, एक तरफा बात करते हैं ना फिर वो। हम क्यों ये कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, वो वन साइडेड चलते हैं। वो तो नहीं कहते कभी कि हम अयोध्या मंदिर बनाएंगे, मथुरा बनाएंगे, हज, वो केवल कहते हैं हज हाउस बनाएंगे। और हम कहते हैं कि हम हज हाउस भी बनाएंगे, अयोध्या भी बनाएंगे, मथुरा भी बनाएंगे और काशी भी बनाएंगे। हमारा तो इनका तो नारा ही था, अभी तो ये झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। मंदिर तो, मस्जिद खाने के लिए नहीं देता है जी। युवाओं को। नाम बताइए। हाँ, जानसार इकबाल। मंदिर मस्जिद खाने के लिए नहीं देता है, हमें युवा लोग को नौकरी, शिक्षा और सब कुछ चाहिए। मंदिर मस्जिद आपको खाने के लिए दे देगा? हाँ, मंदिर बनेगा तो वहाँ आसपास कारोबार तो बढ़ेगा। इतनी बड़ी मंदिर, हाँ कारोबार बनेगा, लेकिन हमको, हमारे लोग को नौकरी देंगे वहाँ पर, वही बैठा देंगे कटोरा लेकर के, मस्जिद पास बैठाएंगे और मंदिर पास भी बैठाएंगे, दोनों काम करेंगे ना। इतनी मंदिर भी और इतनी मस्जिद भी है। हाँ, मंदिर है, मस्जिद भी है, लोग वहाँ भी नमाज पढ़ लेते हैं और वहाँ भी वो पूजा कर लेते हैं। हाँ, अब खुलवाना, यहाँ एम्स खुलवाइए, इंस्टीट्यूट खुलवाइए, सब कुछ खुलवाइए आप। अच्छा सर, आपने बोला कि अयोध्या हो गया, काशी और मथुरा बाकी है अभी, पर अयोध्या का मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, इसमें सरकार का क्या लेना है? सुप्रीम कोर्ट ने केवल फैसला दिया है कि हाँ, आप इतने परिक्षेत्र भूमि में अपना मंदिर निर्माण करा सकते हैं। उन तथ्यों को उसने बताया है लोगों की कि ये वास्तविक मंदिर की जगह थी और ये बनना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप बनो, पैसा जनता का लग रहा है, पैसा सरकार का लग रहा है। मुद्दा जो था सरकार ने जो सरकार में आने के पहले जनता से वादा किया था, जो इसके पहले तमाम लोगों ने किया, नहीं कर पाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था वो किया। अगर आप अदालत की बात, आपने बोला सबका साथ युवाओं के साथ। जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास गुरु। सबका साथ, कोई का विकास नहीं है महाराज, सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आ जाना, अपनी बारी पे आ जाना। सबका साथ सबका विकास, ठीक है। पर इसी सरकार में ये दावा है कि 19 डीएम ठाकुर हैं, जातिवाद इस सरकार में है तो 76 जनपद है, अगर 19 डीएम ठाकुर हैं तो क्या दिक्कत है? अखिलेश जी की सरकार में 9 डीएम यादव थे तो उन पर जातिवाद का आरोप लग गया था। 9 डीएम नहीं थे, आपको पूरी जानकारी कर लीजिए, 36 यादव सरकार में थे। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी सरकार से, जो इसके पहले, आज भी वो बता दें कि कितने यादव जिलाध्यक्ष हैं, कितने ठाकुर जिलाध्यक्ष, उनके यहाँ कितने ब्राह्मण जिलाध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी उनका नाम है। 76 जनपदों में मेरा दावा है 72 जनपद में यादव केवल जिलाध्यक्ष है। यह कौन सी समाजवादी पार्टी है? आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और कोई नहीं मिला? सिर्फ यादव के दम पर आप राजनीति करोगे?
और उनके साथ तो सारी क्षेत्रीय पार्टियां जुड़ रही हैं। सारे मैं समाज के आपसे लोग केवल जुड़ रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा हूँ, 72 जनपद में जिला अध्यक्ष उनके यादव हैं, ऐसा क्यों है? जी मैं उनकी पार्टी से नहीं जुड़ा तो मुझे आंकड़ा नहीं, नहीं आपने क्वेश्चन पुटअप किया ना कि 9 डीएम। मैं समाजवादी पार्टी से पूछ रहा हूँ, उनके 72 जिला अध्यक्ष क्यों हैं? क्यों है बताएं आप। जी वो तो पार्टी बताए ना, कोई यहाँ पे समाजवादी पार्टी का वो कहे कि वो समाजवादी पार्टी नहीं चला रहे हैं, वो यदुवंशी पार्टी चला रहे हैं। मायावती केवल हरिजन पार्टी चला रही है, उनके खिलाफ यही विधि है। और बीजेपी में ठाकुर है, छत्री है, वैश्य है, शूद्र है, यहाँ तक से जो है पंजाबी है, हर जात, और ये मोहंडम है। तो ये तो समाजवादी पार्टी में भी है सारे। मैं तो पूछ रहा हूँ जिला अध्यक्ष के रूप में बताइए। नहीं है वहाँ पे। मैं समाजवादी पार्टी के रूप में पूछ रहा हूँ कि केवल 72 जिला अध्यक्ष क्यों है? नहीं मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि उनकी पार्टी में भी तो सारे जातीय समीकरण बैठ रहे हैं। जिला अध्यक्ष नहीं है, हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष है जी, उनके क्या कोई भी जिला अध्यक्ष नहीं है। बताइए किसी गुप्ता का नाम, बताइए किसी तिवारी का नाम, बताइए किसी पांडे जी का नाम, बताइए किसी पंजाबी का नाम। कोई जिला अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी में? तो फिर आपकी पार्टी में भी मुस्लिमों को टिकट नहीं मिलती है? मिलती है। किसको दिया आपने? बिहार में देख लीजिए। किसको? उड़यन मंत्री कौन है वहाँ पे? उन्होंने वो सांसद है, मंत्री है हमारे यहाँ। चार मोहंडम को वहाँ पे बिहार ने टिकट दिया है, लड़ाया है हमारे यहाँ मंत्री, और जो नहीं है उसको राज्यसभा सांसद बना के लाए हैं। वो तो गुलाम नकवी हैं, क्या है वो? गुलाम नकवी तो कांग्रेस है ना? नहीं, ये जो भाजपा के शहनाज हुसैन है, वो क्या है? मोहंडम है। हाँ, अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति उन्होंने बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। देश का सर्वोच्च पद, प्रथम नागरिक भाजपा के समर्थन से ही देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति, पिता महात्मा गांधी और पति वो। तो इस सरकार पे आरोप लगाते हैं विपक्ष की लगाने को तमाम लोग लगाते हैं। आप अपना पक्ष रखिएगा कि सरकार में आरोप लगाया जाता है कि सरकार में एक वर्ग असुरक्षित है और उसकी लिंचिंग हुई है। अरे यार, ये सब केवल सरकार को बदनाम करने का तरीका है। आज मुझे आप बताइए, परसेंटेज उठा के देख लीजिए पूरे 76 जनपद में कि 2.5 लाख रुपए भारतीय जनता पार्टी ने घर निर्माण करने के लिए दिया। आवास मैं दावे के साथ कर रहा हूँ 68% सिर्फ अल्पसंख्यक को उसका फायदा मिला है। नहीं वो तो खैर मैं ग्राउंड पर हूँ, मुझे दिखा है वो कि लोगों को मिला बस एक नज़ीर काफ़ी है, एक नज़ीर काफ़ी है। अगर उनको भाजपा से चिढ़ है तो 68% लिए क्यों? वो ये भी कहते कि नहीं, हमारी पार्टी नहीं है, ये मेरी सरकार नहीं है, हम नहीं लेंगे। ये क्या बात है? नहीं, आपने कहा ना उत्तर प्रदेश की सरकार है तो वो सबकी है। आज भी कोई पॉलिसी होगी तो सबके लिए होगी, कोई भी फायदा उठाए और वोट देना तो यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। आपने कहा 1 साइडेड, तो हम 1 साइडेड की बात नहीं की, हमने कहा सबका साथ सबका विकास। आपने ये बोला कि वो मना कर दें 68% जो अल्पसंख्यक को आप दावा। आपने कहा आपने आरोप लगाया सरकार के ऊपर कि 1 साइडेड, तो हम 1 साइडेड का जवाब मैंने दिया। मुसलमानों का ये धारणा है, ये धारणा बदलने के लिए उनकी धारणा कुछ मुसलमान है, सारे मुसलमान नहीं है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर सकते। हम कह रहे हैं कि आज वो अल्पसंख्यक समुदाय में, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, मोदी का डाका जो है बुरखा पे लगा है, दाढ़ी पे नहीं लगा है। मोदी का डाका जो है वो बुरखा पे पड़ा है, दाढ़ी पे नहीं पड़ा है। अब आप इसको इनडायरेक्ट सेंस मेरा क्या लेंगे? 3 तलाक से जिसको फायदा है वो भाजपा के पक्ष में है, जिसको नुकसान है वो विपक्ष में है। एक ही वर्ग में 2 और 50% से 60% हमारे साथ हैं, 40% उनके साथ हैं। जी, पर आपने सर अभी ये बोला कि अल्पसंख्यकों को 68% का अपना दावा होगा कि इन्हें आवास मिला है। ठीक, पहले बात अपनी 68%, अब वही मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, फिर आपने बोला कि अल्पसंख्यक मना कर देता क्योंकि वो वोट नहीं डालता। मेरे कहने का मतलब है जो लोग बदनाम करते हैं, वो कहने का मतलब नहीं, आप बातों में घुमा रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात नहीं, गलत बात। सवाल सीधा पूछ रहा हूं। सवाल मैं सीधा उसका उत्तर भी नहीं। चलिए कि इस उत्तर प्रदेश में 100 मुसलमानों 100 का आवास मिल गया, सरकार की सारी योजनाएं मिल गई और नहीं डालते हो बीजेपी वोट, तो क्या पड़े? कोई दिक्कत नहीं है। गलत क्या करें? कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करना चाहिए। क्या उनको पॉलिटिकल राइट है, वो नहीं भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं? मत सपोर्ट करिए, वो ठीक है, पॉलिटिकल राइट नहीं है। और हमारा अपना विवेक है कि हम जिसकी सरकार चुनना चाहें वो स्वतंत्र है जी। वो वैसे भी उत्तर प्रदेश में आए हैं जी। जो हैदराबाद की गंदगी है वो उत्तर प्रदेश में फैला रहा है, तो हम क्या करेंगे? हमारा ही नैतिक कर्तव्य है कि मुझे झाड़ू लगाना है
कि मुझे सर पे बैठाना है। गंदगी कह रहे आप क्या कह रहे हैं? वो तो वोट कटर है वैसे ही, भाजपा का राइट हैंड है। तो बहुत सारे यंग मुसलमान जो है MIM का झंडा उठाए फिर रहे हैं, क्यों भाई सबकी लोकतंत्र है, ऐसा क्या अच्छा लगा आपको ओवैसी में? सबको लोकतंत्र है, सबको भाई हम ओवैसी में अच्छा क्या लगा? हमें अच्छा नहीं लगा उनको में, वो वोट कटर है। जैसे सिवान में करके आए थे, बिहार में एक तरफा भाजपा को जिताए थे वो जाके। तो गलत क्या करा? यहाँ पे डेमोक्रेसी में हर कोई लड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी जहाँ जहाँ अपनी मुसलमान MLA खड़ा की थी वहाँ वहाँ ले आके ओवैसी साहब अपना मुसलमान ओवैसी ने डेमोक्रेसी भाई जाके आप दूसरे विधानसभा में जाके खड़े कराइए अपना कैंडिडेट। कहीं भी खड़ा है घर, क्यों? हर सीट पे आप खड़ा कराइए, हर सीट पे तब खड़ा कराइए, हर सीट पे आप खड़ा कराइए, हर सीट पे आप खड़ा कराइए, तब सुनिए हर सीट पे आप खड़ा कराइए। फिर सुनिए मेरी बात, आज तक वो मुकदमा नहीं हुआ, क्या? बड़े बड़े मुकदमे हो गए, खाली वैसी पे नहीं हुए। बताइए क्यों? किन पे हो गया मुकदमा? सब पे हुआ, किन पे हुआ? बड़े बड़े नेता आजम खान की बात कर रहे हैं? हाँ, चले तो गए, नप गए, नपा गए, सब पे तो करप्शन करा था। करप्शन उन्होंने तो करप्शन क्या करप्शन किया था? जो उन्होंने वहाँ पे गवर्नमेंटेड यूनिवर्सिटी बनवा दी, करप्शन किया। वाह जी, क्या बात है। उन पे नहीं लगे चार्जेस? उनको क्यों लगना चाहिए? उनको तो गलत किया गया है। हुआ तो चार्जेस ना लगे? क्यों भाई? वो तो अच्छा किया, यूनिवर्सिटी बनवाए। हाँ तो लोग आसपास की जो जमीन घेरी है उसमें जो करप्शन करा वो किसी के जमीन आप भाड़ा पे बनाओ। अरे आप एक लोगों से बताइए हाँ बताइए, बोलिए, आप पूछिए। आसपास की जो जमीनें थी कब्जा करी, ठीक। उस कब्जा करने पे उन लोगों को पैसा नहीं मिला। सरकार को मुआवजा दिलवाना चाहिए था, सरकार को मुआवजा दिलवाना चाहिए था। खुद प्राइवेट थी। हाँ, सरकार किसकी थी? सर अखिलेश भी एक थी। तो फिर क्यों नहीं मिला? अब हमें क्या मालूम, हम समाजवादी पार्टी के समर्थक नहीं है। महाराज इतना सपोर्ट कर रहे हो? हाँ, किसको? हम तो वैसे ही बोले हैं, हमने तो उनको बोला नहीं है। मैंने तो वैसे ही बोला वोट कर रहे हैं, हमने तो बात मानना है कि हम एक्सपेक्ट है। आई एक्सेप्ट 400 की 3 की 403 सीटों पे वो पूरी सीट पे उतारे तो मजा आएगा। ये 150 पे मजा नहीं आता वो लड़ाई लड़ने में। ठीक है, हाँ, वो 50-25 हर पार्टी तो पूरी सीट पे आए, 402 सीट पे लड़े मेरे महाराज। हर पार्टी जहाँ पे देखती है कि भाई यहाँ पे ब्राह्मण और ठाकुर वोट मिलके मेरा 60% बन गया तो बीजेपी अपने कैंडिडेट उतारे। जहाँ अखिलेश को दिख गया कि मेरा मुस्लिम और यादव मिलके जहाँ पे 50-60% वोट मिल गया वो उसको टिकट दे देगी। ओवैसी को ये दिख रहा है कि भाई मेरे 70% में मुस्लिम है कैंडिडेट है, मुझे वोट दे देंगे, वो वहाँ से मैं जीत जाऊंगा। तो गलत क्या कर रहा है? गलत कर रहा है, पूरी सीट पे लड़ना चाहिए, पूरी सीट पे लड़ना चाहिए। जैसे सपा पूरी सीट पे लड़ी, बसपा कांग्रेस है। अरे नहीं है उस पर। अरे क्यों नहीं है? बहुत है, लगाना चाहेगी, लड़ेगी, लेकिन वो वोट कटर है। मेरा सिंपल से एक फंडा है। हाँ, एक बात जान लो, तो फिर अच्छा नेता वो हैदराबाद में देखिए, यहाँ ना देखिए उत्तर प्रदेश में क्या करेंगे? हरवाएंगी, एक तरफा हारेंगे 4 से 5 सीट से खुश रहेंगे और कुछ होगा नहीं। 5 सीट आ जाएंगी जी। आप क्या करेंगे? ओवैसी जी जो काम कर रहे हैं अखिलेश की समर्थन, तो जो अखिलेश की सीटें निकलने के चांसेस भी थे वो ओवैसी उसको रद्द काट रहा है। आपकी बी टीम बोली जाती है जी, आपकी बी टीम बोली जाती है भाजपा की। अरे आप पब्लिक है, कुछ भी कहे। नहीं सुने, भाजपा प्रवक्ता जिस दिन भाजपा प्रवक्ता ऑथेंटिक बाइट कोई देगा कि हमारी बी टीम है, तब हम उसको भाजपा स्वीकार करेंगे। विपक्ष आप बोलिए, आप ये बोलिए कि विपक्ष का कहना है। आप बातों में उलझा रहे हैं। आप कह रहे हैं बी टीम, मैं कह रहा हूँ हर पार्टी का प्रवक्ता होता है, ऑथेंटिक प्रवक्ता। अगर वो कहे कि बी टीम ओवैसी है, तब हम लोग भी भाजपा का विरोध करें। ये सब बातें अभी छन के नहीं आई हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए, उनका वोट काटने के लिए ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है। और ये भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, जो मंदिर के सपोर्टर हैं, भगवा के सपोर्टर हैं, उनके ऊपर कोई भी आँच आने वाला नहीं। उनका मन, उनका दिल, उनका दिमाग एक तरफा है। और आने वाला दिन 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में योगी जी फिर डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और ये बन के रहेगी। ये विपक्षों के लिए जोरदार झटका रहेगा। आपका नाम? अनुज उमर नाम मेरा है। क्या कहेंगे? हमारे यहाँ पे 5 विधायक हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। 5 विधायक जनसुलभ नहीं है।
आज हमारी जनता जो मानती है कि हमारा जो भी विधायक हो हमारा जनसुलभ है, जो हमारी समस्याओं को अपनी समस्या समझे, जो हमारे दुख को अपना दुख समझे, जो हमारे हर मुद्दों को ले जा सके। आज हमारी सरकार न रोजगार पे बात करती है, न पेट्रोल पे बात करती है। जब भी इनका बैनर देखेंगे 300 पार ही पेट्रोल करने वाले हैं, जो इनकी वर्तमान सच्चाई है। ये रोजगार में क्या करते हैं, आउटसोर्सिंग कर दिए हैं। अधीनस्थ सेवा चुनाव की भर्ती आती है, 5 साल से ये आयोग को बंद करके रखे हुए हैं, वैकेंसी नहीं करा पा रहे हैं, उस पर ये बात नहीं करते हैं। आज बच्चा आवेदन करता है, पेपर लीक कर देते हैं। लीक सरकार हो गई है, ये हर जगह से लीक कर रही है बस केवल। बेरोजगारी और नौकरी नहीं है लोगों को। देखिए, जो लोगों ने कहा है, अभी आपके सामने 27 लोगों की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के ये 5 साल की सरकार में लोक सेवा आयोग के नौकरी, ये जो लीक हुआ पेपर, आज तक न समाजवादी की पार्टी सरकार ने किसी को गिरफ्तार करवाया है, न तो बहुजन समाजवादी पार्टी ने कराया, न कांग्रेस ने कराया है। अगर जिसको नहीं मालूम है तो मैं जानकारी दे दूं कि 27 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 5 लोगों का मकान उनको नीलाम कर दिया गया। कितनी भर्ती करा दी है आपने सरकार में, बताइए। पहले बेरोजगारी अभी बात हो रही है बेरोजगारी पे। क्या किया 5 साल से आवेदन लेके बैठे हैं। अभी बेरोजगारी पे बात हो रही है, अभी बेरोजगारी पे बात हो रही है। हमारा विंध्य मंडल, सिर्फ मैं मिर्ज़ापुर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा विंध्य मंडल हमारा लघु उद्योग से भरा पड़ा था। और शायद समाज में सबसे ज़्यादा अगर रोजगार सृजन, मतलब जो रोजगार पैदा करता है, वो लघु उद्योग पैदा करता है। सेवा योजना पोर्टल लिख उसको बंद कर दे रहे हैं। सेवा योजना पोर्टल होती है, सरकार करती है। सेवा योजना पोर्टल पे सरकार ने अपना बनाया है, सेवा योजना पोर्टल बनाया हुआ, जिसपे बच्चे आवेदन करते हैं। हम आवेदन कर पाए, आज से बच्चे उस पर आवेदन नहीं कर पाते हैं। ये साइट हैक कर देते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को अपना साइट डाउन कर देते हैं, साइट को बेच देते हैं। ये चाहे इनका बसपे ट्रेडर हो, चाहे इनका सिलिकॉन ट्रेडर हो, सबकी सब साइड ये बेच डाले हैं जी। अधगल गगरी छलकत जाए, जिसको पूरी जानकारी नहीं है वो कोई भी आरोप लगा दे सरकार के ऊपर, डायरेक्ट मोदी के ऊपर। मैं आप बोल रहे थे नहीं बोले ना, हम अपना पक्ष रखने दीजिए, फिर आप। जब जानकारी नहीं है तो उस पर उतनी अच्छी से बात ना करना चाहिए। एक कहावत है, अधगल गगरी छलकत जाए। जो गगरी में जल थोड़ा कम होता है, जब चलेंगे तो छलकता फिरता रहेगा। अगर आपने दिल दिमाग बैठा लिया है कि मैं विरोध करूंगा तो उसको कोई समझा नहीं सकता। सार्थक चीज़ों पर आप एक आवाज़ बताइए। लघु उद्योग कहाँ से आपको छीन हुआ है? 25 लाख तक युवा को 40 वर्ष की अवस्था तक सरकार ने मुद्रा ऋण योजना दी है। किसी सरकार ने दिया था? बिना किसी सिक्योरिटी के। ना आपको हाउस रखना है, ना आपको अपनी ज़मीन रखनी है, सिर्फ आपको आधार कार्ड लगाना है, पैन कार्ड लगाना है। अरे यार, कैसी बात कर रहे हो? बैंक अभी मैं उसका जवाब दूँ, किसको नहीं मिला है? ठेले वाले को 5,000 रुपये मिला है ठेला लगाने के लिए, किसको नहीं मिला? लॉकडाउन में मिला। बताइए पहले अपना। पवन कुमार केसरी किसको मिला? बहुत लोगों को मिला है। मैंने खुद फार्म भरा, लोग पैसा पाए हैं। ये होता है, ये डिबेट का नतीजा है। मैं पूछता हूँ 1 मिनट, बेरोजगारी की बात है। कल्याण सिंह की सरकार थी, कितने % हाई सेकेंडरी लोग पास होते थे? हमको बताए कितने % उस पर रिजल्ट आती थी? 13% रिजल्ट आती थी। लोग कहते मेरा लड़का हाई स्कूल पास हो गया। आज 99 लड़के पास हो रहे हैं। उसमें जो पढ़े लिखे लड़के हैं उनको रोज किया आता है, हरासमेंट उनका होता है। क्यों? वो काबिल है, वो भी वही लेवल पे है, और जो ना काबिल वो भी लेवल पर है। और रोजगार सबको चाहिए। पहले अपने काबिलियत लाइए, तब आपको रोजगार मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगा। कहना क्या चाहते हैं आप? कहना मैं ये चाहता हूँ, आरक्षण कहना चाहते हैं। आरक्षण भी है, ठीक। दूसरी चीज, किसान कहाँ है? किसान कहाँ है जी? किसान नाम आमोद माली जी। किसान कहाँ है? जी। नौजवान कहाँ है? महंगाई कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी कहाँ समझ में आएगा? लड़के स्कूल भूल गए हैं, ABCD भूल गए हैं, क ख ग घ भूल गए हैं, 1 2 सब कुछ लड़के भूल गए। कहाँ है लड़के? इनके पास अगर क्षेत्रीय पार्टी जाती है तो कहते वो देशभक्त है, इसीलिए मेरे पास आए। अगर वो इनको छोड़ के अन्य पार्टी में जाते हैं तो वो अवसरवादी कहलाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। और कहते हैं, ये कहते हैं कि जो मेरे पास आएगा वो देशभक्त होगा। मंदिर मस्जिद क्या नौजवान जाके भीख मांगेंगे वहाँ? पकौड़ा तलेंगे, किसान जाके किसान फरसा लेके वहाँ धान उगाएंगे।
सरसों उगाएंगे। नौजवान किसान शिक्षा के बारे में बात करिए, रिफाइन कड़ुआ तेल के बारे में बात करिए। 5 विधानसभा है जिले में, विधायक जी दिखाई नहीं देते। 5 नहीं कर रही है। आपने बहुत पक्ष रख दिया, मैं सवाल तो इनसे केवल विकास, नौजवान, शिक्षा और उसके बाद आखिरी में कि गजब आए नतीजे, गजब आए नतीजे। अखबार देख लेना, इस बार 2022 में साइकिल की रफ्तार देख लेना। उत्तर प्रदेश में एक काम हुआ है, सबसे ज्यादा रेप अपहरण उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार में हुआ है। ये उत्तर प्रदेश में उन्नाव बलिया उन्नाव हाथरस। अभी लघु उद्योग की बात हो रही थी, अभी लघु उद्योग की बात हो रही